हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम सदाशिवसमारंभां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अद्य पुनः स्फोट स्वरूपम् इति विषयम् अभिलक्ष्य पुनः भवतां पुरस्तात् उपस्थितः अस्मि। तत्र ह्यस्तने दिवसे मध्वाचार्याणां मतम् अभिलक्ष्य किञ्चित् स्फोट विषये प्रतिपादितम्। अग्रे चलामः, चिन्तयामश्च। हिंदी भाषायां स्वाध्याय किंचित वच्मि। ये चर्चा हुई कि शब्द के विषय में दो स्वरूप हैं, एक नित्यत्ववाद है, एक अनित्यत्ववाद है। तो इसी में आचार्य श्री यादव प्रकाश आदि कुछ आचार्यों ने जो ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द का अर्थ ही स्फोट बताया है। स्फोटः त्वं वर्ण संश्रयः, इस प्रमाण के आधार पर व्याख्या की है श्री यादव प्रकाश आचार्य जी ने। ब्रह्म ही स्फोट के रूप में अर्थ का प्रकाशक होता है। श्री रामानुज कृत गीता भाष्य की टीका तात्पर्य चंद्रिका में श्री वेदांत देशिक ने ऐसा संकेत किया है। यादव प्रकाशादि उक्तम ब्रह्म शब्दस्य स्फोटादि परत्वम् अक्षराणां तद व्यंजकत्वादिकं च तत्तत् प्रक्रियादूषणादेव निरस्तम्। स्फोटः त्वं वर्ण संश्रयः इति तु वर्णानां स्वार्थ स्फुटीकरण शक्ति परम् एतादृशं तात्पर्य चंद्रिकायां प्रतिपादितम्। इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि मीमांसक तथा वेदांती वर्ण नित्यत्व या शब्द नित्यत्व को मानते तो हैं, किंतु स्फोट या शब्द ब्रह्म की धारणा को वैयाकरणों की तरह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। शब्द कौस्तुभ में श्री भट्टोजी दीक्षित ने स्फोट तत्व का संक्षिप्त निरूपण किया है। उनके विचार इस प्रकार हैं: वर्णवाचक नहीं है, वे अर्थ प्रत्यायक नहीं हो सकते हैं। स्फोट ही एकमात्र वाचक है। इस स्फोट के विषय में 8 पक्ष हैं। 5 पक्ष व्यक्ति स्फोटवादी हैं, 3 पक्ष जाति स्फोटवादी हैं। आहत्य 8 हो गए। तो व्यक्ति स्फोट के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट, अखंड पद स्फोट,
तथा अखंड वाक्य स्फोट। जाति स्फोट के 3 प्रकार हैं, वर्ण जाति स्फोट, पद जाति स्फोट तथा वाक्य जाति स्फोट। इस प्रकार विविध ग्रंथों में 8 पक्षों का निरूपण प्राप्त होता है। दीक्षित जी लिखते हैं, वस्तु तस्तु वाचकता स्फोटैक निष्ठा तत्र चाष्टौ पक्षाः वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, अखंड पदस्फोटः, अखंड पदस्फोटः, तादृक् वाक्यस्फोटः, इत्थं पंचव्यक्तिस्फोटाः। वर्ण पद वाक्य भेदेन त्रिविधो जातिस्फोटः इति। इस प्रकार से एवं प्रकारेण शब्द कौस्तुभे प्रतिपादितं प्रपंचितं च भट्टोजी दीक्षितेन। वर्ण स्फोटवादी का यह विचार है कि प्रयोग में उपलब्ध सभी वर्ण अपनी विशिष्ट आनपूर्वी में सन्निविष्ट होकर अर्थ का बोध कराते हैं। कितने वर्ण किस क्रम में सम्मिलित होकर वाचक बनते हैं, यह तो प्रयोग से ही निश्चित किया जा सकता है। कहीं कहीं शब्दों में वर्ण का कुछ व्यत्यय करने पर भी अर्थ प्रतीति में बाधा नहीं पड़ती है। एक उदाहरण के रूप में क्री धातु को ले लीजिए। पाणिनि धातु पाठ में डुक्रिय के रूप में यह धातु उपलब्ध होती है। डुक्रिय के रूप में यह धातु पाणिनि व्याकरण में उपलब्ध है, धातु पाठ में। इसका अर्थ है करण, करना। डू इत संज्ञक है, आदर ईटुडवः, अंतिम यकार भी इत है, हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो गई। दोनों अनुबंधों का लोप करने पर क्री मात्र बचता है। क्री मात्रम अवशिष्यते, वयोः इस संज्ञा भवति। क्री मात्रम अवशिष्यते, यही करणार्थ बोधक धातु है। क्योंकि व्याकरण ने धातु को इस अर्थ में स्वीकार किया है। कोश और व्याकरण शक्ति ग्राहक प्रमाण है। धातु पाठ कोश के रूप में है और व्याकरण का एक अंग है। भुवाद्यो धातवः, धातु संज्ञा पाठ पर आधारित है। अतः क्री धातु की शक्ति हम कोश तथा व्याकरण से जानते हैं। इस धातु में 2 वर्ण हैं, पहला ककार और दूसरा रेकार। किंतु क्री का रूप सर्वत्र अविकृत नहीं रहता। कहीं इसका रूप है कर, कर्ता, कर्तव्य, कर्म, करण आदि शब्दों में यह रूप मिलता है। इस रूप में रेकार के स्थान पर 2 वर्ण आए हैं, अकार और रेफ। कहीं इसका रूप कार है, कार्य, कारक, कारयति आदि में यह रूप मिलता है। कहीं इसका रूप कुरु मिलता है, कुरुतः इत्यादि रूप मिलता है। कर में आकार ह्रस्व है,
तो कार में आकार दीर्घ है, अन्य वर्ण समान है। तो कहीं इसका रूप कुर मिलता है, कुरुतः, कुर्वन्ति, कुरुवः, कुर्मः, कुरु आदि में यह रूप पाया जाता है। यहाँ ककार के स्थान पर उकार का प्रयोग हुआ है। कहीं इसी का रूप चकर मिलता है। लिट लकार में गुण तथा द्वित्व के कारण यह रूप बनता है। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है चकर। कहीं वृद्धि के कारण इसका रूप चकार होता है, चकार। कहीं द्वित्व तो होता है, गुण नहीं होता है, वहां का रूप है चक्री, चक्रतुः, चक्रुः, चक्रिव, चक्रिम। यण संधि से रेफांत रूप बनता है। चक्र सन्नंत स्थल में इसी धातु का रूप है चिकीर, चिकीर, चिकीर सती, चिकीर सा। यंग लुगंत में क्री का रूप है चरकर, चरकरीतम। कई शब्दों में मूल रूप क्री अविकृत भी मिलता है, कृतः, कृति आदि। कृत्यम, सृष्टिकृत आदि में इसका रूप कृत है। ह्रस्वस्य, पिति, कृति, तुक इतने विभिन्न रूपों में किसे वाचक माने? संशय यह है, इतने क्री से इतने विभिन्न रूप बन रहे हैं कि किसमें किसे वाचक माना जाए? किस वाचक का रूप स्मारक है? वास्तव में यह सभी रूप पर्याय हैं, सभी वाचक हैं तथा एकार्थक हैं। इन विभिन्न रूपों में से किसको हम प्राथमिकता दे सकते हैं? क्रिया को, धातु रूप को वाचक माने तो कर आदि विकृत रूपांतर क्या वाचक नहीं है? यदि यह कल्पना करें कि कर आदि विकृत रूपांतर क्या वाचक नहीं है, तो कल्पना करें कि कर आदि रूपांतर अपने मूल रूप में स्मारक हैं और स्मर्यमाण मूल रूप से ही अर्थबोध होता है। तो जो व्याकरण नहीं है और मूल रूप को नहीं जानता, उसे अर्थ ज्ञान कैसे होगा? किस रूप से किस रूप का स्मरण होता है? स्थानीय और आदेश की व्यवस्था तो शास्त्र कल्पित है। शब्द नित्यत्व पक्ष में भाष्यकार ने यही सिद्धांत अपनाया है कि सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षी पुत्रस्य पाणिनेः एक देश विकारे ही नित्यत्वं नोपपद्यते। आगम, आदेश, लोप आदि सब व्याकरण की कल्पना है, अतः यह सभी रूप अविशेषण वाचक हैं। दीक्षित जी का एक तर्क यह भी है कि भाषा में जो समानार्थक पर्याय शब्द हैं, उनमें भी यही व्यवस्था उचित मानी गई है कि प्रत्येक शब्द वाचक है। बैल के वाचक 3 शब्द हैं। बैल, जिसे लोग भाषा में बैल कहते हैं, उसके बैल के वाचक 3 शब्द, रसभः, वृषभः, वृषः। हम यह तो नहीं कह सकते या नहीं कहते हैं कि इनमें से कोई एक शब्द ही वाचक है और बाकी दोनों स्मारक हैं। ऋषभ को वाचक स्वीकार करें और कहें कि वृषभ और वृष इसी के रूपांतर हैं, तथा ये दोनों शब्द ऋषभ का स्मरण कराकर तद व्यवधान से अर्थबोध में सहायक होते हैं, तो क्या इसे आचार्य स्वीकार करेंगे? आपत्ति उठाएंगे कि
ऋषभ को ही वाचक क्यों माना? वृष को या वृषभ को वाचक क्यों नहीं माना? पर जैसे ऋषभ को वाचक मान रहे हो, वैसे ही वृषभ को भी तथा वृष को भी वाचक मान सकते हैं। तो विनिगमक प्रमाण के अभाव में यही मानना पड़ेगा कि तीनों शब्द स्वतंत्र रूप से शब्दांतर के व्यवधान के बिना वाचक हैं। कोश से तीनों शब्दों में शक्ति गृहीत होती है। इसी प्रकार व्याकरण से क्रि, कर, कार आदि सभी संभावित तथा शिष्ट परिगृहित रूपों में शक्ति गृहीत होने के कारण ये सभी रूप वाचक है। अपनी विशिष्ट आनपूर्वी में संगठित होकर यही वर्णवाचक होते हैं। इस प्रकार दीक्षित जी ने वर्ण स्फोट की व्याख्या की है। कहते हैं, तथा ही किंचिद वर्ण व्यत्यासादिना शक्ततावच्छेदकान् पूर्वी भंगस्य प्रतिपदम औसर्गिकत्वात् तत्र च केनचित् क्वचित् प्रथमं शक्तिग्रहात् केन कस्य स्मरणम् इत्यत्र विनिगमना ग्रहात् ऋषभः वृषभः वृषः इत्यादौ इव कर कार कुर चकर इत्यादीनां प्रयोगसमवायिनां सर्वेषामेव वर्णानां तत्तद आनपूर्व्य वच्छिन्नानां वाचकता इति वर्णस्फोट पक्षः। इस प्रकार से एवं प्रकारेण शब्द कौस्तुभे प्राप्यते वर्णनम प्राप्यते। दीक्षित जी का कहना है कि इस प्रकार का वर्ण विकार प्रायः प्रत्येक पद में पाया जाता है। यह तो अत्यंत साधारण बात है। आनपूर्वी भंगस्य प्रतिपदम औत्सर्गिकत्वात्, एक वर्ण के बाद दूसरा वर्ण आता है। इस क्रम यानी पौर्वापर्य को ही आनपूर्वी कहते हैं। जब किसी वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग करते हैं तो इस आदेश की प्रक्रिया से क्रम विपर्यास होता है। यही आनपूर्वी का भंग है। यही आनपूर्वी का भंग होना कहते हैं। कहीं आगम का विधान है, भविष्यति में इटकागम हो गया, अभवत में अटकागम हो गया, यशांसी में नुम का आगम हो गया, इत्यादि कई स्थल हैं। कहीं लोप का विधान है, अभवत, यहाँ ती प्रत्यय के इकार का लोप हुआ है अभवत में। ये सब आनपूर्वी भंग के उदाहरण प्राप्त होते हैं। अन्य बहुत से उदाहरण प्राप्त होते हैं। वृक्षाय, वृक्षेभ्य आदि रूपों में अकारांत वृक्ष शब्द का रूप कहीं आकारांत और कहीं एकारांत पाया जाता है। ऐसे असंख्य उदाहरण भाषा में प्राप्त होते हैं। वृक्ष यदि वाचक है तो वृक्षा और वृक्षे वाचक क्यों नहीं हो सकते हैं? यदि वृक्ष आकारांत जो शब्द है यदि वह वाचक हो सकता है तो आकारांत वृक्षा शब्द, एकारांत जो वृक्ष शब्द है वह वाचक क्यों नहीं हो सकता? तो ये सब यह संशय है, यही तो विवाद है। कर प्रभृतयो वाचका न वेति च इह विप्रतिपत्ति शरीरम शब्द कौस्तुभ में कहा गया है। वर्ण स्फोटवादी की
अवधारणा है कि ये सभी रूप पर्याय हैं, सभी वाचक हैं। हाँ, इतना अंतर अवश्य है कि इन पर्यायों का प्रयोग जो है नियत विषयक है। जितने पर्याय हैं उनका यदि प्रयोग करते हैं तो नियत विषयक उनका प्रयोग होता है। ऋषभ और वृषभ ऐसे पर्याय है कि सर्वत्र प्रयोक्ता की इच्छा से उनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। वृक्ष, वृक्षा, वृक्षे, अकारांत, आकारांत, एकारांत आदि रूपों का प्रयोग तत्त प्रत्यय सापेक्ष है। भ्याम के साथ आकारांत रूप ही प्रयोगार है। प्रयोग जो है भ्याम के साथ आकारांत प्रयोग ही योग्यता रखता है। सुपिच इस सूत्र में यहाँ ह्रस्वांत रूप की निवृत्ति की जाती है। भ्यस के साथ एकारांत रूप ही प्रयोग की अर्हता रखता है। बहुवचने झल्येत, इससे अकारांत तथा आकारांत रूप की निवृत्ति भी की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषभ और वृषभ तो सर्वत्र मुक्त विकल्प में हैं, जबकि वृक्ष, वृक्षा और वृक्षे प्रत्यय विशेषापेक्ष नियत विषय होने के कारण परिपूरक वितरण में आते हैं। इनको समरूप कह सकते हैं, किंतु इससे वाचकत्व में कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। दीक्षित जी ने आगे कहा कि कुछ पदों में सार्थक अंशों का पृथक्करण करना कठिन होता है। जैसे रामम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का रूप है, द्वितीय का प्रत्यय है अम, राम अम। यहाँ प्रातिपदिक तथा प्रत्यय के आकार का सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, किंतु दीर्घ को हटा करके अमि पूर्व से पूर्व रूप वृत्त हो गया। अमि पूर्व अनुशासन की प्रवृत्ति हो गई या पूर्व रूप एकादेश हो गया। यह पूर्ववर्ती प्रातिपदिकांत और परवर्ती प्रत्यस्त दोनों आकारों के स्थान में एक ही आदेश है, क्योंकि वहां एक पूर्व प्रयोग का अधिकार भी आता है। अब यह शंका उत्पन्न होती है कि रामम एक सुबंत पद है